हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम इंट्रोडक्शन उसका पढ़ चुके हैं। और कैपेसिटर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट, क्यों हमें पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी। हमारी नीड ऐसी थी, हमारी ज़रूरत ऐसी थी कि हमें अब ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली हमें चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, चार्ज तो एक मीडियम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हमें ज़रूरत तो एनर्जी की है। तो अब मुद्दे पे कि कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं, तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या पता कि एनर्जी कितनी है। उस एनर्जी का रिलेशन कैपेसिटी से क्या है, वोल्टेज से क्या है, चार्ज से क्या है। हम जब 10 चार्ज लेके आए तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हम ये कैसे पता करेंगे। तो अब यही निकालने जा रहे हैं कि एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो ऐसे दो प्लेट्स और कुल मिला के इसके ऊपर हमें चार्ज स्टोर करना है प्लस क्यू, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना आ जाएगा इंडक्शन से माइनस क्यू। अच्छा एक चीज देखो, इसके पास हमने जो प्लस क्यू स्टोर किया है पूरा नेट, ये बड़ा वाला क्यू, ये एक साथ तो स्टोर किया नहीं होगा, ये छोटे छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोर किया होगा। और इसके पास जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है भाई। हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की बात तो कर नहीं रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो चार्ज के मोशन की बात तो करनी नहीं है। हम जब भी चार्ज को मूव कराएंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा। इन सबके डेफिनेशन में हमने एक बात नोटिस की कि जब भी हम चार्ज को लेके आते हैं तो हम उस समय उसकी वेलोसिटी को इग्नोर कर देते हैं, इतना स्लो उसको मूव कराते हैं विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर मतलब हो जाता तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। सो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो उस चार्ज को जाके इसके ऊपर ऐसे रखना है कि उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। सो अब इसके पास जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी। हम जब बोल रहे हैं कि हम चार्ज को लाकर के इसके ऊपर स्टोर कर दे रहे हैं, हम कहीं से भी चार्ज उठा रहे हैं और लाकर के इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर रख रहे हैं, जितना पॉजिटिव इसके ऊपर आ रहा है उतना ही ये इंड्यूस कर दे रहा है दूसरे वाले प्लेट की तरफ। जब ये इंडक्शन हो रहा है तो इसका वोल्टेज और कम हो जा रहा है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच का घटने की वजह से, मतलब इसके खुद का पोटेंशियल घटने की वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। इस बारे में हमने चर्चा की थी, बात की थी कि हम इस दूसरे वाले प्लेट को इसलिए लेके आते हैं ताकि इसका वोल्टेज कम हो जाए। इसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। रिलेशन क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जब V घटेगा तो C को हम और बढ़ा सकते हैं, C मतलब कैपेसिटी। अब जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इसके पास एनर्जी कहां से आ रही है, सोच के देखो कि क्या कोई और तरीका है, क्या कुछ भी ऐसा है कि हम, क्या है हमारे पास ऐसा जिससे हम बोल रहे हैं एनर्जी, कहां से वो एनर्जी आ रही है। एक ही चीज तो है कि जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा भाई। हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इतना स्लो मूव कराते हैं कि इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। तो इसके पास एनर्जी आ कहां से रही है, वर्क करने से। जब हम वर्क कर रहे हैं तो वही वर्क इस सिस्टम को बनाने में लग रहा है। हमारा जो पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट तैयार हो रहा है, ये जो स्टोर कर रहे हैं हम चार्ज को, यानी सिस्टम फॉर्मिंग में, सिस्टम को फॉर्म होने में जो वर्क हमें करना पड़ रहा है वही वर्क इस सिस्टम पे स्टोर हो जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में, और वही एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, वर्क डन से। अब हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ रखा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर के हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हमने कुल काम किया, किसको रखने पे, प्लस क्यू। ये बड़ा वाला पूरा क्यू रखने में हमने कुल मिला के जितना भी काम किया होगा, जितना भी वर्क डन होगा, वही वर्क डन ही इस सिस्टम की क्या है, एनर्जी, वही बताएगा इस सिस्टम की एनर्जी। तो हम क्या कैलकुलेट कर लें, वर्क डन। सिंपल सी चीज है, आप इस चीज को याद रखें कि जब भी हमें एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वही आपका इस सिस्टम की एनर्जी है। तो वर्क डन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो टोटल क्यू है क्यू बाई सी। अब हम इस बड़े वाले क्यू को एक साथ तो लाते नहीं है भाई, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ही चार्ज देते हैं। हम इकट्ठा 10 कूलम या 20 कूलम तो रख नहीं देते,
हम छोटे छोटे पार्ट्स में, मान लो जिस वायर से ये कनेक्टेड है उस वायर से जो चार्ज जा रहा होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में ही जा रहा होगा और ऐसे जाकर के स्टोर होता होगा। तो इस छोटे से चार्ज को मूव कराने में, ले आने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो छोटे से चार्ज मान लें डी क्यू को मूव कराने में मान लें कि वर्क करना पड़ा होगा डी डब्ल्यू। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। बहुत छोटे से चार्ज को ले आने में कितना काम करना पड़ा? डी डब्ल्यू। तो अब इस v की वैल्यू रख दें डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। दिस इज द स्मॉल वर्डन ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम के ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया इस छोटे से चार्ज को ले आने में। अब इसी को कर दें इंटीग्रेट, बस पूरा हो जाएगा आपका। यानी इस डी क्यू जैसे और डी क्यू को लाने में जितने वर्क करने पड़ेंगे इन सारे डी डब्ल्यू को आप ऐड कर लें, यानी ये पूरा मिलके डी क्यू जो पूरा बड़ा वाला क्यू बन रहा है वहां तक हमें जाना है। तो कुल मिला के अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो डब्ल्यू मिल जाएगा नेट वर्क डन। किसको स्टोर करने में? इसको, बड़े वाले क्यू को। तो इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू और 1/c बाहर आ गया और क्यू डी क्यू। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है, यही एनर्जी है। और एनर्जी कितनी है? क्यू स्क्वायर बाई 2c। इन पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है? क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये चार्ज और कैपेसिटी के टर्म में आ गया आपका। अब Q इज इक्वल टू सी वी, तो इसी को चेंज कर लें। बहुत ही आसान सा आर्टिकल है ये। Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहां पर Q के बदले क्या लिख दें? सी वी, और उसका स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। एक c कैंसिल हुआ तो एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी आ गई आपकी हाफ सी वी स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो चार्ज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ पे अगर मैं C को रिप्लेस करना चाहूँ तो C को लिख सकता हूँ Q बाई वी। तो यहाँ C को लिख सकते हैं Q बाई वी, तो V ऊपर चला गया यानी कि 1/2 QV। भाई ये Q कैंसिल हो गया, चलो यहाँ रख के देखते हैं। 1/2 C के बदले लिख देते हैं यहाँ C की जगह पे Q बाई वी। तो Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, एक V कैंसिल हुआ तो एनर्जी का फार्मूला मिल गया आपका हाफ Q इंटू वी। तो तीन फार्मूले, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, तीनों ही एक ही चीज बताते हैं इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी के बारे में। हाँ, अलग अलग टर्म में है। ये Q और C के टर्म में है, ये C और V के टर्म में है, और ये Q और V के टर्म में है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा फार्मूला है? ये न्यूमेरिकल के हिसाब से तो जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। इन तीनों में से जो भी हमें टर्म पता होंगे, अगर Q और C दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर C और V दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, और Q और V दिया है तो लास्ट ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे एनर्जी के लिए। लेकिन ऐसे ही इन तीनों को देखने पे Q स्क्वायर बाई 2c, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Q इंटू वी, इन तीनों को देखने पे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो काम का अपने फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, दिस हाफ CV स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाकी के दो फार्मूले में चार्ज आया हुआ है और हमारे पास एज सच ऐसी कोई मशीन या डिवाइस नहीं है जो चार्ज को मेजर कर पाए। चार्ज को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, चार्ज मेजरिंग डिवाइस बनाना इतना आसान नहीं है। सो हमारे पास जो मेजर करने का सबसे आसान जो तरीका है वो है वोल्टेज और कैपेसिटी। कैपेसिटी तो खैर पता ही होगी, और वोल्टेज हम वोल्टमीटर से या पोटेंशियोमीटर से या किसी और दूसरे डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करना आसान है, इसको भी मेजर करना आसान है। इसका मतलब सबसे यूजफुल, सबसे काम का और सबसे आसानी से एनर्जी फाइंड आउट करने वाला जो फॉर्मूला है वो है आपका हाफ CV स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल इंस्टीड ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल क्यों है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि इसमें जो टर्म आया हुआ है ये तो नंबर है हाफ C और V,
सी और वी दोनों को मेजर करना आसान है, दोनों के लिए जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो हमारे पास आसानी से अवेलेबल हैं। बट क्यू को मेजर करना, क्योंकि बाकी के दो फॉर्मूलों में, इन दो फॉर्मूलों में क्यू आया हुआ है और क्यू को मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए लैब में जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो इसी फार्मूले को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब हम लैब में कैपेसिटर के ऊपर काम करते हैं और एनर्जी वगैरह निकालनी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए ये वाला फार्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। जो एग्जाम में कभी कभार पूछा भी जाता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम तो पता ही है भाई। अगर इसका एरिया मान लें ए, प्लेट का एरिया ए और प्लेट के बीच में सेपरेशन डी, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अब इस टर्म में निकाल लें कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो एनर्जी कितनी निकाली हमने, एनर्जी निकाली हाफ सी वी स्क्वायर। इसे डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए इंटू डी। अच्छा, अब इन दोनों को तोड़ते हैं। सी को क्या ले सकते हैं भाई, वॉल्यूम या एरिया या डिस्टेंस के टर्म में सी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने पिछली क्लास में किया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद करो, हमने इसके लिए निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी को लिख सकते हैं, वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और डिस्टेंस पता है, भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं ई। तो इन दोनों के टर्म में, ई और डी के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, ई इंटू डी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये लिखेंगे ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। तो ये डी दो मिल करके और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये एक ए भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उससे लिख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। कई बार डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट। पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट के लिए एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चाहे हाफ सी वी स्क्वायर से, चाहे किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब उन दोनों को डिवाइड कर दो और सी को लिखो, सी का फॉर्मूला जिसमें डायमेंशन आए, डायमेंशन का मतलब एरिया आए और डिस्टेंस आए। और ऐसा एक फॉर्मूला हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां पर वी को हमने लिख लिया ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिवाइड किससे किया है, वॉल्यूम से, ए इंटू डी ऐसे ही लिख दिया। अब कुछ कैंसिलेशन होंगे और जो बच गया वो इतना। इसका मतलब यहां देखो, ये तो मीडियम का कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो ई स्क्वायर। तो एक चीज समझ में आती है कि इस प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर है एनर्जी। अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। हमने यहां पर देख भी लिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, केवल ई स्क्वायर का एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी में। सो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी जो स्टोर होती है पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो तीनों फॉर्मूले आप बिल्कुल मेमोराइज कर लेंगे क्योंकि बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो हर वक्त रटा होना चाहिए। हाफ सी वी स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर इस प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में अगर ऐसे हाथ रख दो तो क्या आपको शॉक लगेगा? अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर हाथ रख दो तो क्या आपको शॉक लगेगा, झटका महसूस होगा? क्योंकि एनर्जी तो है यहाँ पे,
क्या वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने वाली है? सोच के देखो कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हाथ रखेंगे, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, खूब एनर्जी हमने स्टोर कर दी है, और उसके बाद आप दोनों प्लेट के बीच में हाथ रखते हैं, क्या आपको शॉक लगेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, अगर मिल जाएगा तो 2 लाइन या 3 लाइन इसके बारे में अपनी कॉपी में इसके ठीक नीचे क्वेश्चन बना के लिखना, उसका आंसर कोशिश करना कि इसका एक सेटिस्फाई करने वाला कम से कम आंसर लिखें, क्योंकि कभी कभार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस पर स्टूडेंट का ध्यान अक्सर जाता नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये याद दिलाया कि इसमें से ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम खुद खड़े हो जाएं तो क्या हमें शॉक लगेगा? तो इसके बारे में लिखना। आज हमने कैलकुलेट किया एनर्जी डेंसिटी। अब अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशंस, हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जोड़ते हैं, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में। तो आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।